Good morning to all students. In previous classes, in previous session, we studied some basic characteristics of life processes. इससे पहले हम लाइफ प्रोसेसेस की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न अबाउट न्यूट्रिशन, देन फॉर डाइजेशन. ठीक है, इसमें क्या है, न्यूट्रिशन में हमने पहले लोअर ऑर्गेनिज्म एंड देन हायर ऑर्गेनिज्म. इन अमीबा एंड पैरामीशियम लोअर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन को देखा, उसके बाद में हमने हायर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन को देखा. हायर ऑर्गेनिज्म मींस आप लोगों ने मैमल्स में देखा. व्हाट इज द टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम. दैट इज द मेन बेसिक life processes in which we absorb nutrients from the various food varieties. Then उसके बाद में हम लोगों ने respiration पढ़ा. respiration is most important. ये भी बहुत important है because जो हम न्यूट्रिशन में जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिन हम सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उन्हें हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है बॉडी के द्वारा. तो ये बॉडी का यूटिलाइजेशन होता है थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज. मेटाबॉलिक में दो टाइप की होती है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज. ठीक है, तो उसमें रेस्पिरेशन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में रेस्पिरेशन के बाद में हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ चुके हो. आज हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. और उसके बाद में जो लास्ट आपका जो टॉपिक है, लास्ट इसमें जो आपकी बेसिक थिंग्स है लाइफ प्रोसेस की, उसको पढ़ेंगे. दैट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स हमने ऑब्टेन किए, देखिए पूरा एक कहानी टाइप से है कि हमें भूख लगी है. ठीक है, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई. जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई तो हमने फूड को इनटेक किया. फूड को इनटेक किया, अब फूड को इनटेक तो हमने कर लिया है. अब उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, जिस फॉर्म में हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर रही है, ठीक है, जिस फॉर्म में हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर रही है, तो उन्हें हमें क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है. एब्जॉर्ब किसमें होगा, किस प्रोसेस में, न्यूट्रिशन में होगा, डाइजेशन में होगा. ठीक है, डाइजेशन में होगा, एब्जॉर्प्शन होगा. जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इंटेस्टाइन में होगा एब्जॉर्प्शन, और वो सभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में मिलेंगे. ठीक है, ब्लड में मिल जाएंगे, ब्लड में डिजॉल्व हो जाएंगे, और ब्लड में डिजॉल्व होने के बाद में ट्रांसपोर्टेशन आएगा, यानी पूरी बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचना है. तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, पूरी बॉडी में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है पहुंचेंगे, जहां जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां उसका यूटिलाइजेशन होना है, वहां उसका जो है कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होनी है. तो जब कैटा जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करते हैं, फिर उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होता है. ये कैटाबॉलिक एक्टिविटी, डिवाइडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. ठीक है, तो कैटाबॉलिक एक्टिविटी होगी. कैटाबॉलिक एक्टिविटी ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. आप देखे होंगे केमिस्ट्री में कोई भी अगर रिएक्शन करवा रहे हैं या कुछ भी, आप जैसे अगर आप कुछ बर्न भी करते हैं तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, पहले से आप ये लोग जानते हैं. ठीक है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. इसी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कौन करता है, इन रिस्पायरेशन प्रोसेस. रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन आपकी जो है ब्लड में मिक्स ही रहती है. ब्रीथिंग के थ्रू हम जो लंग्स से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, और CO2 को एक्सहेल करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है. तो O2 को जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर लेता है. ठीक है, बाइंड करने के बाद में उसको बॉडी में पहुंचाता है, और वहां पे जो है क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है. रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और एनर्जी फॉर्म करता है, ADP बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के कॉइन्स बनाता है, और यही कॉइन्स जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तब वो यूज करते हैं. ठीक है, तो ये पूरा हो गया. अब हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ लेते हैं.
ह्यूमंस में देखा आपने ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, तो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू हो रहा है। ब्लड जो है वो आपका जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटेरियल्स को, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को। बट इन प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल टाइप का होता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सिर्फ दो चीजें हम याद रखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय फ्लोएम एंड जाइलम। एक फ्लोएम होता है और जाइलम होता है। इन प्रीवियस क्लासेस यू स्टडीड जाइलम एंड फ्लोएम, अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम आप 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। फ्लोएम 4 टाइप ऑफ सेल्स होती है, जाइलम में भी 4 टाइप ऑफ सेल्स होती है, सब पढ़ चुके हो 9th में। ठीक है, हमें यहाँ पे फंक्शन समझना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम। जाइलम जो है ये कंडक्ट वाटर कंडक्ट करेगा। चलिए वाटर कंडक्ट कर रहा है तो वाटर तो ऊपर तो होगा नहीं, वाटर कहाँ होता है, अर्थ में होता है, सॉइल में होता है। तो जो सॉइल में कैपिलरी वाटर होता है उसे रूट जो प्लांट रूट्स होती है वो एब्जॉर्ब करेंगी और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको वेरियस प्लांट्स के जो पार्ट है, वेरियस अदर पार्ट्स हैं प्लांट्स के, वहां तक उसको पहुंचा देगा। ठीक है, तो जाइलम इज रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जब वाटर होगा तो साथ में उसमें मिनरल्स भी होंगे, तो मिनरल्स और वाटर को जो कंडक्ट करेगा, जो ट्रांसपोर्ट करेगा उसे हम जाइलम बोलते हैं। ठीक है, जाइलम जेल याद रखिएगा, अगर बोलते हैं तो जाइलम जेल, जेल मींस वाटर ही होता है, जेल हिंदी है। ठीक है, तो जाइलम कंडक्ट वाटर कहां से, फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये आपका जो है सिंपल डिफ्यूजन प्रेशर होता है, डिफ्यूजन प्रेशर के थ्रू जो है ये कंडक्ट करता है। ठीक है, तो इतना हम समझ गए हैं अच्छे से और आगे भी फिर से समझेंगे। हाँ बेटा, तो बात हो रही थी यहाँ पे जाइलम। जाइलम क्या करता है, कंडक्ट वाटर, वाटर को कंडक्ट करेगा फ्रॉम रूट टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये कंडक्शन के लिए इसके साथ में जो भी है मिनरल्स वो पूरी बॉडी में पहुंचते हैं, पूरी प्लांट बॉडी में पहुंचते हैं। और ये होता किसके थ्रू है, थ्रू ट्रांसपिरेशन। आपने ट्रांसपिरेशन पढ़ा है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट वाटर होता है। तो जब वाटर रिमूव होता है थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू रिमूव होता है, स्टोमेटा आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा है, जब स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होगा वाटर, इवेपोरेट होगा, ठीक है, इन वेपर फॉर्म में, तो एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है और उसी प्रेशर की वजह से जो वाटर है वो ऊपर तक पहुंच जाता है। देखिए कितनी हाइट प्लांट जो होती है, कितनी हाइट होती है प्लांट्स की, फिर भी वाटर ऊपर तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपिरेशन पुल, थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल वाटर रीचेस अप टू एपेक्स, एपेक्स ऑफ द जो ट्री है वहां तक वाटर पहुंचता है। अब बात होती है दूसरा जो यहाँ पे कंपोनेंट्स है जो रिस्पांसिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन प्लांट्स, दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम रिस्पांसिबल फॉर फूड, कंडक्शन ऑफ फूड। जो फूड का कंडक्शन होता है वो कौन करता है, वो फ्लोएम करता है। फ्लोएम फूड याद रखिए, जाइलम जेल, फ्लोएम फूड। तो जो फूड का कंडक्शन है दैट इज डन बाय फ्लोएम। फ्लोएम से होता है, कैसे होता है ये भी समझ लेते हैं। फूड बनता कब है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या बनता है यहाँ पे बेटा, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है किसकी हेल्प से, CO2 और वाटर की हेल्प से। CO2 जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं वो, और वाटर जो उसने एब्जॉर्ब किया है सॉइल से, इसको मिला के फूड बनाएगा। फूड कहाँ प्रिपेयर होगा, लीव्स में होता है, क्योंकि लीव्स में ही क्लोरोफिल होता है, वहीं पे फूड प्रिपेयर होगा। फूड प्रिपेयर किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। एक ग्लूकोज के फॉर्म में प्रिपेयर हो गया, उसके बाद में इसका जो कंडक्शन होता है वो होता है सुक्रोज के फॉर्म में। ठीक है, ये जब दूसरे किसी पार्ट में जाएगा प्लांट के, कंडक्ट होगा। ठीक है, जो फूड का कंडक्शन हो रहा है ये सुक्रोज के फॉर्म में होगा और स्टोरिंग होती है पॉली कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, पॉलीकार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, समझ लेते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इट द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन इन व्हिच फूड
prepared in form of glucose and conducted in form of sucrose and stored in form of cellulose and other polycarbohydrate. ठीक है, यस तो क्या है कि पॉलीकार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर्ड होता है वो। अभी पॉलीकार्बोहाइड्रेट क्या है, लाइक सेलुलोज, स्टार्च, ठीक है, तो इस फॉर्म में ये स्टोर होता है। तो हमने जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कवर कर लिया है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, श्योर मिलेंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो डायग्राम पूरा करना है वो मिलेगा, और इससे रिलेटेड अभी जो भी पढ़ाएंगे वो पूरा बताते चलेंगे। ठीक है, ओके। तो नाउ वी स्टडी अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन है क्या, ठीक है, एक्सक्रीशन क्या है पहले हम इसको समझते हैं। एक्सक्रीशन अगर हम बात करते हैं शुरुआत की, आपने पढ़ा होगा लोअर ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था कि जो अमीबा होता है, अमीबा क्या होता है, फूड जो है उसमें फूड वैक्यूल बनते हैं। कोई स्पेशल टाइप तो होता नहीं वहां पे है कि कोई एक स्पेशल स्ट्रक्चर हो, डाइजेशन के लिए अलग हो, एक्सक्रीशन के लिए अलग हो, और जो भी जितने रिस्पायरेशन के लिए अलग हो, सिंपल सा सिस्टम होता है वहां पे। तो एक्सक्रीशन मींस होता है द रिमूवल ऑफ वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। ठीक है, जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, अभी हमने मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है उसको डिस्कस किया था। इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, और इसमें कुछ जो है टॉक्सिक सब्सटेंस दैट्स रिमूवल फॉर आवर, दैट्स हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, हजार्डस होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, उन्हें हमें बाहर निकालना होता है, एक्सक्रीट करना होता है, रिमूव करना होता है। तो एक्सक्रीशन क्या है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट or the removal of metabolic products from the body outside the body। बॉडी के आउटसाइड में जब निकालते हैं इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिज्म द एक्सक्रीशन इज डन बाय द सिंपलेस्ट ऑर्गन, जो सिंपलेस्ट ऑर्गन होते हैं उनसे एक्सक्रीशन डन होता है। जैसे प्लेटिमंथीज जो होते हैं उसमें क्या होता है, फ्लेम सेल्स होती हैं, उसमें मालपीजियन ट्यूब्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे आपका जो अर्थवर्म है, केचुआ है, थेटमापोस्मा जो इंडिया में पाया जाता है, उसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, थ्रू मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया होते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में जो अलग-अलग ऑर्गेनिज्म में अलग-अलग टाइप से होते हैं, ठीक आता है, स्पेशलाइज्ड आता है। बट इन ह्यूमन बीइंग्स वी आर एडवांस एनिमल, हम एडवांस एनिमल हैं, हम एडवांस ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। तो हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, एक पूरा सिस्टम होता है एक्सक्रीशन के लिए, जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होगा सिस्टम, उसे हम बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन ह्यूमन बीइंग्स जितने एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 6 ऑर्गन्स, हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन 6 ऑर्गन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में, और यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम को पूरा कंफर्म एक स्ट्रक्चर देते हैं और पूरी प्रोसेस को परफॉर्म करवाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 6 के नाम भी लिखेंगे। 2 किडनीज होती हैं, 2 किडनी, ठीक है, 1 राइट एंड 1 लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट और लेफ्ट 2 किडनीज होती हैं। राइट किडनी थोड़ा लोअर पोर्शन पे होती है, थोड़ा नीचे होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर, लीवर की वजह से, क्योंकि लीवर यही पास में होगा, उसकी वजह से थोड़ा नीचे की तरफ, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर की तरफ उठी होती है, ठीक है। तो 2 किडनीज हो गई, राइट एंड लेफ्ट, ओके। देन 2 यूरेटर, ये यूरेटर में देखिए, फर्स्ट जो किडनी है ये आपका ऑर्गन है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। देन यूरेटर, यूरेटर इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है। 2 यूरेटर,
2 यूरेटर हो गए, देन 2 to 4 हो गया, 5 and 1 6, यहाँ पे 2, 1 यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा, ठीक है, 6 हो गए, टोटल 6 आपके ऑर्गन्स हैं दैट इज इन्वॉल्व इन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो इतना हमने समझ लिया। 2 किडनीज, ये आपकी बीन शेप्ड होती, सभी का स्ट्रक्चर समझेंगे वन बाय वन और सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट किडनीज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों को हम समझते हैं। तो किडनी कैसी होती है, बीन शेप्ड होती है, फिगर आपको शीट में हो रही दिख रही है कि बीन शेप्ड किडनीज हैं। 2 किडनीज होती है, राइट एंड लेफ्ट दोनों जो है एब्डोमिनल पोजीशन, एब्डोमिनल जो होता है वहां पे एब्डोमेन में होती हैं, इसके ऊपर लीवर होता है, ये दोनों हैं जो फिट होती है फॉर द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। 2 किडनीज हो गई, बीन शेप्ड होती है, अबाउट 160 ग्राम ईच, एक जो है 160 ग्राम की होती है, ठीक है, और इसका जो पूरा जो होता है मीटर होता है वो ऐसे 10 × 5 × 3, ठीक है, 10 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर की विड्थ होती है और ये इसकी जो है थिकनेस होती है, ठीक है। तो ये पूरा जो है लेंथ विड्थ और थिकनेस में आता है 10 × 5 × 3, याद रखें कि हाफ हाफ हो रहा है, ठीक है, बाद में थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये एक जो है नॉर्मल साइज है, बट इट मे बी डिफर पर्सन टू पर्सन, थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, ठीक है। तो किडनीज के बारे में पहले स्ट्रक्चर जो है उसका डिस्कस कर लेते हैं। बीन शेप है, ब्राउन कलर्ड होती है, ठीक है। अब देखिए किडनीज के ऊपर देखिए एक एड्रिनल ग्लैंड है, दोनों किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं। ये हम आगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम ठीक से इसको डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड व्हिच हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, इसको हम वहां पे समझेंगे। 4S ग्लैंड्स भी बोलते हैं इसको, तो वहीं पे समझेंगे जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे हम किडनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो देन देखिए इसको मैंने जो है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन इसको काट दिया है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एक इसका कर दिया है जिससे इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो दिख सके, और इधर ये किडनी का जो है ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है कि ऊपर से कैसे दिखे, ठीक है, इस टाइप से जो है बीन शेप्ड रहती है, ठीक है। तो ब्यूटी हुई सी ऐसे, ओके, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बाहर की होती है, बाहर का जो पोर्शन है, लेयर है, इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स होती है। कॉर्टेक्स के बाद जो सेकेंड लेयर होती है, जो सेकेंड पोर्शन होता है वो मेडुला होता है, ठीक है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला ये दो होते हैं। अब कॉर्टेक्स और मेडुला में इन दोनों में जो आपका मेन स्ट्रक्चर है दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम या फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शनल यूनिट है, उसके इतना कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे हमने हार्ट में क्या पढ़ा था, हार्ट में जो आपका जो है वहां पे जो एसए नोड होता है, साइनोइड नोड होता है, वो इंपल्स जनरेट कराता है। आपका लंग्स में एल्वियोलाई होती है, जो एल्वियोलाई होती है वही एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन को। इन इंटेस्टाइन डाइजेशन में पढ़ा था, बिलाई होती है जो एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को। ऐसे यहाँ पे नेफ्रॉन्स होते हैं जो आपके जो भी ब्लड में इम्प्योरिटीज होती है, ब्लड में जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनका रिमूवल करता है, ठीक है। इसीलिए अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट द आंसर इज नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन होगा। नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, ओके, अंडरस्टैंड, ओके। तो किडनी हमने समझ लिया है, किडनी क्या होती है, फंक्शन क्या है इनका, इनका मेन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फंक्शनल यूनिट है उसे नेफ्रॉन बोलते हैं। अब हम थोड़ा नेफ्रॉन के बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट इज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद में जो है यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा थोड़ा भी और डिस्कस यहाँ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो आर्टरीज आएंगी, ठीक है, ये और ये। अभी आर्टरीज और वेन हम यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते कि विच इज आर्टरी एंड विच इज वेन, आर्टरी और वेन अभी डिसाइड नहीं है,
बट अगर आप यहाँ एरो बना देते हैं तो आपको डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने एरो बना दिया, देखिए एक एरो नीचे की तरफ है, एक एरो ऊपर की तरफ है। इट मींस जो नीचे की तरफ एरो है, मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी अगर ऐसी वेसल्स है, आपकी ब्लड वेसल्स ऐसी है जो ब्लड को ला रही है, किसी भी आर्गन में ला रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे। और जो ब्लड को ले जाती है किसी भी आर्गन से हार्ट को, उसे हम वेन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो एरो नीचे की तरफ लगा है ये रीनल आर्टरी है, इसे हम रीनल आर्टरी बोलते हैं। रीनल रिलेटेड टू किडनी, ठीक है, रिलेटेड टू एक्रीशन, तो रीनल आर्टरी है। और इधर जो है ये रीनल वेन, ठीक है, तो रीनल वेन और आर्टरी को शुरू किया है, और ये दोनों में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन करना होता है, और फिल्ट्रेशन कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। तो नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द नेफ्रॉन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड व्हाट इज द फंक्शन। हाँ बेटा, तो क्या देख रहे हैं कि सामने आपका जो है ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये किडनी का फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है ये, आपको नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है और जो किडनी, ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट कैन सीन इन ऑल एग्जाम, मोस्टली लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपको अपनी नोटबुक पे अच्छे से ड्रा करना है, एक एक पार्ट को अच्छे से लिखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। एक एक पार्ट को यहाँ पे एक एक जो यहाँ पे नंबरिंग की गई है, नेमिंग की गई है, उसको आपको जो है अच्छे से लिखना है, पता होना चाहिए, पूछ दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही खींच देगा, एरो बना देगा, क्या है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, किडनी है, लेफ्ट राइट, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ठीक है, ये सब। तो यहाँ भी मोमेंस कैप्सूल क्या है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल क्या है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉर्मुलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, डिस्टल टीएसटी है, डिस्टल कॉर्मुलेटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, ये सब पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, और आफ्टर पॉजिंग द वीडियो यू कैन ड्रा दिस डायग्राम, ठीक है, ऑन द नोटबुक। ड्रा कर सकते नहीं, ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, ड्रा कर लीजिएगा। और उसके बाद में हम समझते हैं द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ओके। नाउ वी रीच द और टॉपिक पे पहुंचते हैं। क्या पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन पढ़ रहे हैं। नेफ्रॉन कहाँ से निकल के आया था, ये हमारा आया था किडनी से। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है, ये बने हुए हैं, ये क्या है, ये बंच ऑफ नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन ही है, नेफ्रॉन, ये पूरा नेफ्रॉन है, ये भी ऐसे ही नेफ्रॉन है, ठीक है। कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, 1.2 मिलियन in each kidney, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी। तो ऐसे समझिए कितने नेफ्रॉन्स होंगे, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होंगे। एल्वियोलाई ऐसे होती, बताया था कि एल्वियोलाई को अगर हम एक्सपेंड कर देते हैं तो 40 टाइम्स ऑफ द बॉडी सरफेस जो है वो हो जाता है, ठीक है, बहुत सारा जो है फुटबॉल मैच में होता है उतने तक एरिया कवर करते हैं। ऐसे एल्वियोलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा है 40 टाइम्स बॉडी थी वो, ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा, 70 मीटर शायद 70 मीटर स्क्वायर कवर करता है, ठीक है। तो एल्वियोलाई का जो सरफेस होता है 70 स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे जो है नेफ्रॉन्स को समझते हैं, एफरेंट आर्टरी एंड इफरेंट आर्टरी, दो आर्टरी, एफरेंट ब्लड को ला रहा है, ठीक है, जो भी हमने क्या बनाया, ये देखिए यहाँ पे आर्टरी बनाई है, ठीक है, आर्टरी से ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है आर्टरी से, ठीक है, आर्टरी से जो है ब्लड आपका यहाँ पे आ रहा है, इस पार्ट्स में आ रहा है। अब ये लीवर से भी आ रहा होगा, क्योंकि लीवर जो होता है वो मेन होता है, जो यूरिया प्रोडक्शन करता है, सबसे ज्यादा यूरिया प्रोडक्शन नहीं होता है, जो हेपेटिक वेन होती है उसमें सबसे ज्यादा हेपेटिक, रीनल वेन होती है उसमें सबसे ज्यादा
और जो यहाँ से जाती है यूरिनल जो आपकी होती है कार्डियक तक जाती है उसमें सबसे कम यूरिया होता है, हम लोग रिमूव करते हैं यूरिया की फॉर्म में, ठीक है। स्वीटिश प्रोडक्ट हम लोगों में यूरिया होता है जो वर्ड से यूरियोडेलिक, ठीक है। और कुछ आपके जो यूरिक एसिड के फॉर्म में भी करते हैं, कुछ अमोनिया जो आपके जो एक्वेटिक होते हैं ये लोग अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं, ये पढ़ चुके हैं आप यूरियोडेलिक यूरियोडेलिक इकोडेलिक, ठीक है। तो ये फ्रेंड ये लाएगी ब्लड को, और ब्लड यहाँ पे जो है ये जो है एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, ठीक है, क्योंकि पूरा नेफ्रॉन ही फिल्ट्रेशन यूनिट है, फिल्टर करेगा। इसमें पहला जो है ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ठीक है, ये आपकी ट्यूब्यूल है, इसमें क्या होगा ब्लड आएगा और ब्लड फिल्टर होगा, ब्लड ऐसे फिल्टर होगा यानी यहाँ पे एक थोड़ा अपर लेवल पे ज्यादा लेवल पे यानी बहुत जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट एंड वाटर से वो यहाँ पे सीधे सीधे जो है जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो आपके जो है निकल जाते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ यूनिट हो जाता है। उसके बाद में जो ब्लड बचता है वो फिर से क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होता है तो इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू ये कहाँ पहुँचता है, ये आपका देखिए ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, ये बाहर वाला जो है ये जो बाहर वाला इसे बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये बाउमेंस कैप्सूल ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ये दोनों कैप्सूल हो गए, ठीक है, ग्लोमेरुलस एंड बाउमेंस इंपॉर्टेंट है। फिर जो ब्लड आया है, ठीक है, ब्लड जो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड आपका यहाँ पे फिल्टर हुआ है, तो आगे चला गया क्योंकि आगे इसको फिल्टर होना, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका वाटर होगा, मिनरल्स होंगे, यूरिया होगी, ठीक है, और कुछ साल्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, वाटर होगा यानी H2O है, मिनरल्स हैं कुछ, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है यहाँ पे कुछ एंजाइम्स है सब रहते हैं, साल्ट्स हैं, यूरिया है, ये जो बेस प्रोडक्ट्स हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं। अभी आगे जो है पहले पहुंचते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इट मींस जो बाउमेंस के पास में होगी, ठीक है, जो ये तीन पार्ट में हम इसको बांटेंगे, जो आगे ट्यूब्यूल हमारी आएगी इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है पीसीटी, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पहला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा, ये आपका यहां से चलेगा और यहां तक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो है एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन होता है, 60 से ज्यादा एंटीक कर लिए गए, जैसे यहां पे 60 तो सब निकल रहा है, यहां पे फिल्टर हो गए जितने भी 60 हैं, लेकिन लगता है कि कुछ 60 हमारे ऐसे हैं जो हमारे लिए नेसेसरी थी, हमारी बॉडी में 60 की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 60 यहाँ पे फिर से रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, ये 60 कौन से, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं Na+, K+, Cl-, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, एंड वाटर, ये कुछ अगर ज्यादा हो रहा है, ज्यादा वाटर आपका यहाँ पे आ गया है तो ये फिर से रीअब्सॉर्ब होगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, तो रीअब्सॉर्प्शन होगा, उसके बाद में ये आगे बढ़ेगा, जो भी यहाँ पे आपका जो बेस प्रोडक्ट्स हैं इन फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर के फॉर्म में उसी में डिसॉल्व रहते हैं, वो आगे बढ़ेंगे, और ये जितना थोड़ा आपका नैरो सा दिख रहा है ये इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, इट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में आएगा, यहाँ भी वही सेम H2O का जो है जो एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन, साल्ट्स में आपका Na+, K+, ठीक है, Cl-, इन सब का एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद में फिर ये आपका जो ये नेक्स्ट पार्ट है इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फिर यहाँ पे भी अगर लगता है कि नहीं, कभी क्या होता है कि वाटर की कमी होती है, हम जो वाटर
इनटेक कम करते हैं। तो जब कम वाटर इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, तो ये जो डिस्टल कार्बोनेटेड ट्यूब्यूल है पाथ वाला, लगता है कि वाटर बॉडी में कम हो जाएगा, तो यहाँ से भी जो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाता है। ठीक है, H2O का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यानी यूरिन कम फाउंड होगा। अगर हम वाटर कम इनटेक करते हैं तो देखिए यूरिन कम फाउंड होता है, क्योंकि तब हम कम से कम यूरिन को बाहर रिमूव करते हैं, उसमें वाटर की क्वांटिटी भी कम होती है। तो ये पूरी प्रोसेस है। यहाँ पे पूरी जो ये तीनों पार्ट्स हैं, चाहे वो DCT हो, PCT हो या लूप ऑफ रिले हो, यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड सम मिनरल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए hazardous है, जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनका एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में ये यूरिन कहाँ पहुँचता है? कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचता है। इस कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन पहुँचता है। ये एक नेफ्रॉन की फंक्शनिंग है। ऐसे कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। सभी का वर्क है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, तो ये पूरा समझ लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, अगर हो तो बता देंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों फिगर ड्रा करने हैं, डायग्राम ड्रा करके अच्छे से समझना है और गूगल क्लासरूम पे भेजना है। ठीक है, अगर कोड मैं बता चुका हूँ, पहले कोड पता होगा, अगर कोड आपको भूल गया है, नहीं समझ में आ रहा, तो मैं कोड फिर से शेयर कर दूंगा आपको। ये दोनों नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इन दोनों को ड्रा करके उसकी एक अच्छी सी पिक लेके और आपको भेजना है इन गूगल क्लासरूम 10th क्लास। ठीक है, जो 10th क्लास का आपका फोल्डर बना हुआ है, जो सेक्शन बना हुआ है, उसमें मैं टॉपिक क्लियर कर दूंगा और इसी एक्सप्रेशन टॉपिक में ही आपको वहां पे आप शेयर करेंगे और वहां से खींच के पिक भेज देंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होगी तो आप डिस्कस भी कर लेंगे मुझसे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है। ओके, एक बार फिर से अगर फिगर देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और ड्रा कर लीजिए। अगर ड्रा नहीं किया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, हाँ, तो नाउ रीचेस द नेक्स्ट ऑर्गन। अब हमने किडनी को समझ लिया है अच्छे से। अब ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, यानी ये सब आके यहाँ कलेक्ट करेंगे इसमें, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आके कहाँ जुड़ेगी? यूरेटर में जुड़ेगी। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहाँ जुड़ेगी आके? ये आपकी यूरेटर में जुड़ जाएगी। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आके यूरेटर में ऐसे, यहाँ से ऐसे होता है, अंदर से ये यूरेटर में आएगी, इधर ऐसे में जो राइट किडनी है, लेफ्ट है, दोनों राइट और लेफ्ट दोनों में ऐसे फंक्शन होती है। ठीक है, तो ये यूरेटर में आएगा, जो भी यूरिन है यूरेटर में आएगा, और यूरेटर से आके कहाँ पे कलेक्ट होता है? ये कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, स्टोर करने के लिए। ये यूरिन को स्टोर करता है, फॉर द स्टोरिंग ऑफ यूरिन। यूरिन को ये स्टोर करेगा और यहाँ पे कुछ सेंसेस जो है वो डेवलप होते हैं, कुछ सेंसेस अराइज होते हैं, जिनके थ्रू में लगता है कि हमें अब जो है यूरिनेशन करना चाहिए। ठीक है, और यूरेथ्रा के थ्रू में बाहर हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इतने में। ये यूरेटर में ये जो यूरिन है उसको कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके स्टोरेज यूनिट में लाके डालेंगे, और स्टोरेज यूनिट क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, और स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद जो यूरेथ्रा के थ्रू इसको रिमूव करते हैं बॉडी से। तो ये पूरी प्रोसेस है, इसको हम अच्छे से समझ लिया है हम लोगों ने। पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। चैप्टर में मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। ठीक, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सभी पार्ट्स क्लियर हैं? हाँ, थोड़ा जो एराइजेशन कैसे एराइज होता है, मेसोडर्मल इनोवेशन होती है। जैसे सभी मैंने बताया है कि इसकी वजह कहाँ से होती है, मेसोडर्म से है कि इंडोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है, कि एपिडर्मल है। तो यहाँ पे जो किडनी का जो किडनी की ओरिजिन है दैट इज मेसोडर्मल इनोवेशन। ठीक है, और जो बाहर के पेरिटोनियम, ये पूरी लेयर भी होती है, पूरा जो है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
जो ब्लड आपका फिल्टर हो जाता है थ्रू रीनल वेन या आपका जो है पहुंचा दिया जाता है हार्ट में, और हार्ट से फिर वही लंग्स और पूरी प्रोसेस से चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या किडनी में हम जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है उनका किया जाता है, ठीक है, जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है उनको रिमूव किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। अब समझ लेते हैं व्हाट इज किडनी फेलियर। किडनी फेलियर क्या होता है, ठीक है, बहुत सुना होगा कि बहुत ज़्यादा केसेस पढ़ रहे हैं किडनी फेलियर्स के। बहुत सारे हमारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिन्हें हम डे बाई डे यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा मेडिसिन नहीं यूज करनी चाहिए। जो अगर मेडिसिन यूज कर रहे हैं मीन्स यू टेक केमिकल्स, आप केमिकल्स को ले रहे हो, और केमिकल्स ले रहे हो मीन्स सभी केमिकल्स उसमें तो आपके यहाँ यूजफुल नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। तो ऐसा नहीं कि हम टेबलेट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारी हेल्थ को बूस्ट कर देंगी, हमारी हेल्थ को बना देंगी। हेल्थ को बूस्ट करने वाली नहीं होती, क्या होती है, ये हमारे लिए बहुत 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 हार्मफुल होती है, बहुत हानिकारक, ठीक है। तो जो भी आपके मेडिसिन हैं इनको हम अगर जब तक हमारे पास ज़्यादा कोई बहुत ही जरूरी ना हो तब तक मेडिसिन को नहीं लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ठीक है, प्रॉपर हम अपनी एक बैलेंस डाइट बना के रखते हैं, उसको यूज़ करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन ना लेनी पड़े, ठीक है, बहुत कम में काम चाहिए। तो मेडिसिन लेते हैं, ऐसे ही लेते रहते हैं, तो जिससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, और किडनी फेलियर आता है। जब किडनी फेलियर होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है या तो ये अपना काम करना बंद कर देते हैं, ठीक से वर्क नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, किडनी फेलियर हो जाता है, वो ठीक से जो है रिमूव नहीं कर पाता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, और हमारे ब्लड में बने रहते हैं। जब ब्लड में बने रहेंगे तो हमारा जो होम्योस्टेटिस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। होम्योस्टेटिस क्या है, होम्यो में से होता है सेम, स्टेटिस में से होता है एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट का होता है वो हमने इंटरनल एनवायरनमेंट को अगर मेंटेन कर रहे हैं तो उसे हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। तो होम्योस्टेटिस डिस्टर्ब हो जाती है और हम मेनी टाइप ऑफ डिजीज से जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो कभी जाते हैं जब आप चेकअप कराने तो यूरिन का भी चेकअप होता है। ऐसा तो नहीं कि आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो नहीं निकल रहे हैं, जो आपके यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो निकले जा रहे हैं बाहर, आपका साल्ट कम हो रहा है, ठीक है, और इसमें जो है एंजाइम्स बाहर आ रहे हैं। तो ये सब का जो है चेकअप होता है, और इसी के बेस पे हम जो है पूरी अपनी बॉडी का कराते हैं कि कैसी हमारी हेल्थ है। तो किडनी जब फेलियर होता है फिर आर्टिफिशियल टर्म आता है, आर्टिफिशियल किडनी यूज की जाती है, इसे बोला जाता है डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस होता है, इसमें क्या करते हैं हम आर्टिफिशियल किडनी, यानी जो मशीन टाइप से जैसे किडनी वाला यूनिट होता है ऐसे ही पूरा यूनिट होता है, और उसमें हम डायलिसिस कराते हैं। ब्लड का पूरा डायलिसिस होता है, जैसे किडनी में पूरा ब्लड आता है, फिल्टर होता है, ऐसे ही ब्लड को हम एक तरफ से निकालते हैं, पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है, और उसको फिल्टर करते हैं और एक तरफ से हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता रहता है, ठीक है, वो जाता रहता है। तो ये पूरा है आपका आर्टिफिशियल किडनी जो होती है उसके थ्रू डायलिसिस करते हैं। जब हमारी किडनी फेलियर होती है, किडनी ठीक से वर्क नहीं करती। तो चैप्टर बेटा ये कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप गूगल क्लासरूम में भेजिएगा, ठीक है, हमें बताइए ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये नहीं समझ में आई, ठीक है, डाउट का पूरा जो है वहाँ पे सेक्शन बना देंगे, वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उस जो भी टॉपिक्स है उसका डाउट क्लियर कर लेना। अब इसमें क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं वो आप पढ़िएगा, ना समझ में आए तो बताइए, एक में टॉपिक एक नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगा। आपको जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हैं उनको एक बार हम सभी को डिस्कस कर लेंगे, उस पर हम पूरी चर्चा कर लेंगे। ओके, तो आपका चैप्टर कंप्लीटेड, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे नोट्स बना लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू। अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ओके।